नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा अमेरिका का डेट 40 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। बॉन्ड मार्केट्स में भूचाल आ गया है। अमेरिका, जापान, चाइना, यूरोप अलग अलग बॉन्ड मार्केट में बहुत अलग अलग तेजी से टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑन अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। डेट मार्केट में गड़बड़ हो गई, यील्ड्स बढ़ गई, सरकार खुद के ही बॉन्ड खरीदने को मजबूर हो गई वगैरह। सुना है पिछले 2 4 5 6 दिनों में? यस और नो? क्या आप चाहते हैं कि मैं बॉन्ड्स और डेट मार्केट और उनका अमेरिका, उसके डेट, जियोपॉलिटिक्स, वॉरफेयर, ऑयल और गोल्ड से क्या रिश्ता है, इस पर आपको एक डिटेल्ड लेक्चर बना के दूं, वीडियो बना के दूं? क्या आप चाहते हैं? अगर हां तो कमेंट में रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए। अगर भर भर के रिक्वेस्ट आ गई तो मैं आपको वो वीडियो जल्द बना के इसी चैनल पर दे दूंगा। आइए आज का काम शुरू करते हैं। अमेरिका वर्सेस एलाइज। प्यारे दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन नंबर 82। किस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1945 के बाद बनी हुई अमेरिका की विश्व व्यवस्था पैक्स अमेरिकाना को सर के बल उलट दिया है, और अमेरिका कैसे एक ग्लोरियस आइसोलेशन, एक्सेप्शनलिज्म से निकलकर पैक्स अमेरिकाना बनाता है और अब वापस उसी अपने खोल के अंदर घुसने की कोशिश करता है कि हमें दुनिया से लेना देना नहीं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। क्या यह संभव भी है? और क्या हो रहा है अमेरिका के एलाइज के साथ, यही आज हम बहुत गहराई से देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वो स्पेशल सेशन चाहिए तो ही मिलेगा। सेशन 82 शुरू करते हैं। एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल को ज्वाइन करें। लेवल 1 2 3 4 5 आप कोई भी अपने हिसाब से बजट से चूज कर सकते हैं। लेवल 3 और 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल्स हैं। सिविल्स की तैयारी करना है, लेवल 5 3-4 महीने ज्वाइन कर लो, पूरा कोर्स ही पढ़ डालो, सब कुछ आपके लिए रेडी है। ज्वाइन करें, चैनल को भी सपोर्ट करें और एक से बढ़कर एक वीडियोस रेगुलरली प्राप्त करें। थैंक यू। तो इस सप्ताह हमने युद्धों की बात की, सूडान, यूक्रेन, चीन और ताइवान, और आज आ गए हैं अमेरिका अपने ही साथी देशों के खिलाफ, और 83 नंबर के वीडियो में ईरान्स लॉन्ग गेम। लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की औपचारिक घोषणा मात्र होना बाकी है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में किसी को समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। डीप इनसाइड ईच अदर्स टेरिटरी मैसिव डैमेज इज हैपनिंग राइट नाउ। ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है चीजों ने, अमेरिका ईरान को फिर से तबाह करने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहा है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी दुबई में, बहुत बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि केओस बढ़े, क्योंकि अगर केओस बढ़ेगा तो उनके इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। कितनी भयानक बात कही उस बंदे ने, और कुछ हद तक ये सच भी है। उन्होंने कैसे प्ले किया मार्केट को 6 महीने में हमने देखा। तो हम ऐसी दुनिया में हैं, और ऐसी दुनिया में ट्रंप अपने ही एलाइज के साथ क्या कर रहे हैं वही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं सिक्योरिटी, टैरिफ्स और लेवरेज, 3 चीजों पे पूरी बात घूमकर आ गई है। जब पैक्स अमेरिकाना अमेरिका के ही व्यवस्था ने बनाया था, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब उसी समय राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलैनो रूजवेल्ट एफडीआर की मृत्यु हो गई थी। एफडीआर चौथी बार राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद कानून आ गया अब कोई 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते। हालांकि ट्रंप का बस चले तो आजीवन बन जाए पुतिन या शी जिनपिंग की तरह, या कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। अमेरिका के इंस्टीट्यूशन रोबस्ट हैं। तो हैरी ट्रूमैन राष्ट्रपति बने, उनको कोई नहीं जानता था अमेरिका में। वो वीपी थे बट हार्डली एनीबॉडी न्यू अर्लियर ही वाज टू बी अ शॉपकीपर। ही वाजंट अ डिप्लोमैट और अ हाई फ्लाइंग जियोपॉलिटिकल चैप और एनीथिंग। लेकिन हैरी ट्रूमन धीरे धीरे इतने महत्वपूर्ण हो गए पूरी व्यवस्था के लिए, एंड ही ग्रू सो वेल इन हिज शूज, कि
एक पैक्स अमेरिकाना लॉन्च हो गया। और आज उसी 70, 75, 80 साल की व्यवस्था जिसमें अमेरिका सिरमौर था, कोल्ड वॉर भी जिसने जीता, सोवियत संघ का पतन जिसने सुनिश्चित किया, पूरे कॉन्फिडेंस से चाइना को जो WTO में खींच के लाया, और मैंने आपको चाइना से किस प्रकार WTO को लाया गया और वो कितनी बड़ी गलती अमेरिका से हो गई, इस पर पिछले वीडियोस में बात की। पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो वेबसाइट भी है ग्लोबल अफेयर्स की, लिंक नीचे दी है, पूरा देखिए। शानदार साइट है, ज्ञान का भंडार है। किसी एब्सोल्यूट ग्राउंड जीरो लेवल पर स्टूडेंट, लर्नर, प्रोफेशनल के लिए भी वो साइट एक वरदान है, यूज करो। तो अमेरिका अपने एलाइज को ये बोल रहा है, बहुत हो गया, 7 दशक हो गए, अब तुम्हारी सिक्योरिटी तुम खुद देखो, अपना खर्चा खुद उठाओ, मैं क्यों उठाओ। वो भूल रहे हैं ट्रम्प कि दिस इज द प्रीमियम ही पेज टू एंश्योर दैट द अमेरिकन डॉलर रिमेन्स द रिजर्व करेंसी। ये वो एक्स्ट्रा प्रीमियम अमेरिका पे करता आया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पेट्रो डॉलर की व्यवस्था जिंदा रहे और डॉलर रिजर्व करेंसी बना रहे। तो ट्रम्प तो आगे बढ़ के ये तोड़ने की फिराक में है, लेकिन कितना कर पाएंगे क्या नहीं, वो अभी हम पूरी जांच कर ही रहे हैं। अमेरिका के ही एलाइज अमेरिका के गुस्से का शिकार बनेंगे, ये किसने सोचा था। लेकिन ट्रंप क्योंकि एक व्यापारी हैं, तो ट्रंप ने जियोपॉलिटिक्स को व्यापार बना दिया। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश के नागरिक भिखारी। लेकिन जिस विश्व का राजा व्यापारी, उस व्यापारी देश के साथी देश भिखारी। यह बात बिल्कुल साबित हो गई। हालांकि थोड़ा क्रूड तरीके से मैंने बोला, लेकिन पते की बात बोली। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप हर चीज में, डिफेंस का बिल इतना, मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, मेरे ये बेसिस जो हैं, खुद के बेसिस को मिडिल ईस्ट में तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वेपन्स का क्या, फिर मैं तुमको ये सप्लाई करूंगा, तुम बदले में मुझे ये सब दे दो, ग्रीनलैंड तो मैं ले ही लूंगा, ट्रांस अटलांटिक, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन कई बार उन्होंने मुंह की भी खाई। जेलेंस्की का मजाक उड़ा रहे थे, अब जेलेंस्की के साथ आगे बढ़ के उस युद्ध में मदद करने की नौबत आ गई है। पेट्रियट पैक-3 मिसाइल बैटरीज खत्म हो गई हैं खुद की। वैसे 1945 से चलता चला आ रहा यह सिस्टम नेटो में अपने टॉप पर पहुंचा, पिनेकल पर पहुंचा, और साउथ कोरिया और जापान को पूरी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखा। लेकिन 2026 आते आते यूक्रेन, गजा, ईरान, उत्तर कोरिया, ताइवान, ये सारी अलग अलग आगें ऐसी जल रही हैं कि उसमें विश्व धू धू हो गया है। और भारत जैसे देश को भी उसकी बहुत बड़ी कीमत रोजाना चुकानी पड़ी रही है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, द प्राइस वी आर पेइंग फॉर सब्सटेंसेस। तो प्यारे दोस्तों, एलाइज जो हैं वो प्रेशर में आ गए हैं, और एलाइज को यह बात समझ में आ गई है कि पुराना अमेरिका हो गया है समाप्त। हमें अब थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। ये अलग अलग फ्लैश पॉइंट, यूक्रेन, ईरान, गजा, उत्तर कोरिया, ताइवान, इस पूरी अप्रोच में अमेरिका के लिए खतरा जो है वो बहुत ही स्पष्ट है। खतरा यह है कि अगर एलाइज ने बहुत खर्चा किया और खुद को वाकई काफी हद तक इंडिपेंडेंट कर लिया अमेरिकी प्रभाव से, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अमेरिका को टाटा गुड बाय, खत्म, टाटा बाय बाय कर लें। उस केस में अमेरिका का प्रभुत्व बहुत तेजी से घटेगा, जो फिलहाल घट ही रहा है। तो एलाय होता कौन है? क्या भारत अमेरिका का एलाय बन चुका है? क्या लगता है आपको? एलाय सिर्फ एक दोस्त नहीं होता है, यह एक औपचारिक सुरक्षा गठबंधन होता है। तो नेटो जिसने हस्ताक्षर कर दिया, जैसे कि तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान, अब वो एलाय बन गए। उसमें कागज पे हस्ताक्षर हो चुके हैं भैया। और नेटो में तो आर्टिकल 5 सबको पता ही है, एक पे हमला मतलब सब पे हमला। मक्का JDA जो हुआ, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी ने यही बोला, एक पे हमला तो सब पे हमला। बोलने की बात होती है, एकदम से कोई आता नहीं है इस तरह मदद के लिए, क्योंकि उसमें 50 दूसरे धागे बंधे रहते हैं। यूक्रेन नेटो एलाय है नहीं, लेकिन एक बहुत क्लोज पार्टनर देश बन गया है। ताइवान फॉर्मल US ट्रीटी एलाय है नहीं, लेकिन जापान है, साउथ कोरिया है। और ताइवान को मैंने आपको पिछले ही 81st वीडियो में बताया था, अमेरिका हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। क्यों करेगा वो बताया था, उस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत गहराई से बताया कि ताइवान का झगड़ा
जापान से कैसे शुरू हुआ? जब 1895 में हड़प लिया था जापान ने ताइवान को। तो भारत क्या है? भारत तो एलाय है नहीं, कभी बनेगा भी नहीं, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और एमडीपी भी हैं। तो एलाय अलग होता है, पार्टनर अलग होता है, उसमें ट्रीटी नहीं होती, और खेल है डेटरेंस का कि सामने वाले को ताकत दिखा के दूर रखो, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती है। तो भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा है? बहुत जटिल है भैया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, रणनीतिक साझेदार, और एक एमडीपी भी है, मेजर डिफेंस पार्टनर, यानी एक प्रमुख रक्षा पार्टनर। लेकिन हम ऑफिशियली किसी संधि पर हस्ताक्षर करके नहीं बैठे हैं। हमने बहुत सारे फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट पे भी हस्ताक्षर किए, कई लोगों ने इसकी आलोचना भी बहुत की है, लेकिन हमने किए हैं। और ये कुछ लेबल्स हैं जो यूज होते हैं, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एमडीपी, सीजीएसपी, की डिफेंस पार्टनर, क्वाड पार्टनर, STA1, और अलग अलग क्षेत्रों में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो भारत क्या नहीं है? हम ट्रीटी एलाय नहीं है, हम म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पार्टनर नहीं है कि मैं लड़ने के लिए सेना भेज दूंगा तेरे पास, इस तरह का कुछ भी नहीं। और हम नाटो में तो है ही नहीं, ना हमने एनपीटी साइन किया है। तो ये क्लैरिफिकेशन यहां देना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह सर्जियो गोर पूरे भारत में घूम घूम के यात्राएं कर रहे हैं और पूरे साउथ एशिया में घूम रहे हैं, कई बार तो ऐसा धोखा हो जाता है मानो ट्रंप ने उनको साउथ एशिया का वॉइसरॉय बना के भेजा है। खैर, पता नहीं क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप एआई को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो शायद आपको लेना चाहिए। एक दिन में एआई की तगड़ी पढ़ाई करने के लिए 27 सितंबर रविवार को आने वाला हमारा तीसरा कोहोर्ट आज के आज ज्वाइन करें। इसकी लिंक नीचे दी है टर्बोचार्जर की। आप एक दिन में बहुत बढ़िया से एआई को कैसे अप्रोच करना है सीख सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और वाकई बहुत सीरियसली प्रोफेशनली एआई सीखना चाहते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के हमारे बहुत तगड़े सुपर क्लास प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। लिंक नीचे दी है, चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। तो अमेरिका ने जब अलायंसेस बिल्ड किए तो उसके पीछे एक सोच रही थी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। सोच बहुत ही सरल थी। सोच ये थी कि हमें अब फिर से एक वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, और उसके लिए हमें एक वैश्विक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति कभी निर्मित ही नहीं हो। अमेरिका 1945 के पहले अपने आप को हर चीज से दूर रखता था, और उसको वो एक्सेप्शनल आइसोलेशनिज्म या इस तरह की बातें बोलता था कि भाई मेरे दोनों तरफ समुंदर है, एक तरफ अटलांटिक, एक तरफ पैसिफिक, मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना देना किसी से, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिमरमैन टेलीग्राम उसको खींच के ले आया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यू बोट्स के हमले पैसिफिक अटलांटिक में और पर्ल हार्बर पे अटैक उसको खींच के ले आया, और दोनों ही बार उसकी ताकत का पूरा पूरा एहसास अपोजिट साइड को हुआ। तो अमेरिका को कूदना तो पड़ा। अब हुआ यह कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने और एलाइड पावर्स ने, जिसमें फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था और यूएसएसआर भी था, जीत लिया, तो यह बहुत आवश्यक हो गया था अमेरिका के लिए कि अब वो तय कर ले कि या तो वो पुलिसमैन का रोल निभाएगा या वो बाहर हो जाएगा। अमेरिका ने तय किया कि वो नाटो बनाएगा और पुलिसमैन का रोल निभाएगा, क्योंकि उस वक्त जेन्युइनली अमेरिकन डरे हुए थे कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर पूरी दुनिया पे छा जाएगा। तो उन्होंने फटाफट नाटो बना दिया, फिर वॉर्सो पैक्ट बना, और वो दोनों कोल्ड वॉर में उलझ गए। अमेरिका कम्युनिज्म से इतना डरता था कि उसने अपने वैज्ञानिक मेक्सिको भेजे ग्रीन रेवोल्यूशन कराने के लिए। उन्हीं को उठा के भारत भेजा, नॉर्मन बोरलो को, ग्रीन रेवोल्यूशन कराने के लिए, क्योंकि वो वाकई में ये सोचता था 1950 के दशक में कि अगर भारत को, मेक्सिको को इनको मदद नहीं की तो ये सब यूएसएसआर के सैटेलाइट स्टेट्स बन जाएंगे, और इसलिए उसने आगे बढ़ बढ़ के ग्रीन रेवोल्यूशन करवाने में मदद की। तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सुना ही है ना इनके बारे में? क्या सुना है बताओ दोस्तों? अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में ले लिया। एलाइज ने दुनिया भर में 700 बेसेस बनाने में मदद की, जिसमें से मिडिल ईस्ट के तो ईरान ने उड़ा दिए सारे, और बाकी इंटेलिजेंस में उनको बहुत मदद की। तो ये सब अमेरिका ने किया।
लेकिन अमेरिका का जो राइट विंग था वो इससे कभी खुश नहीं रहा, खासतौर पे पिछले 15 सालों में। और अमेरिका के राइट विंग ने यह तय कर लिया था कि इन इंगेजमेंट से, इन फॉरएवर वॉर से हम बाहर आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे खर्चे कम हो। वैसे भी 40 ट्रिलियन का डेट उन पे हो चुका है और वो बहुत भयानक खबर है, और इसलिए बॉन्ड मार्केट रोने लग गए और कई वाकई में रिस्पेक्टेबल एनालिस्ट बोलने लग गए कि वर्ल्ड इकोनॉमी डूब जाएगी। ऐसा होता नहीं है एकदम से, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा हुआ है। तो उस पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, करो कमेंट और बताओ, तो मैं बना के दूंगा और आप बल्ले बल्ले करोगे वो वीडियो देख के। जब पहली बार ट्रंप राष्ट्रपति बने तो दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे डिफेंस का खर्चा क्यों उठाऊं। उन्होंने कहा कि मैं उठाऊंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम क्या मेरी बारात में आए हो? तुम क्यों नहीं 2% खर्च कर रहे हो नेटो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? और यह पहली बार ट्रांस अटलांटिक यूरोपियन पार्टनर्स को किसी ने मुंह पे इस तरह से बोला था। वो सकते में आ गए, झटके में आ गए, और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब हमें अपना डेफिनेटली स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप वाज रादर ब्रस्क इन हिज अप्रोच। नेटो का जो 2% का डिफेंस टारगेट हमेशा से था, अब वो एक पॉलिटिकल लॉयल्टी का टेस्ट बन गया। फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, सबकी हालत खराब हो गई। वैसे आपको बता दूं, जर्मनी की हालत वाकई में खराब हो गई है। जर्मनी चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स की वजह से और अपने एक्सपोर्ट्स जो चाइना जाते हैं उनको भयानक कंपटीशन जो मिल रही है, खासतौर पे ऑटोमोबाइल में, इस वजह से इस वक्त जर्मनी का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग थिंग हैपनिंग। दुनिया, पूरी दुनिया ऐसे परिवर्तन में से गुजर रही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है, 2030 तक हमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, इसको फॉलो करते रहना, सपोर्ट करते रहना भाई, तो सीरीज को हम चलाते रहेंगे और हर चीज आप तक लाते भी रहेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और व्यवसाय को रिश्तों का मेन लिंचपिन बना दिया है, और इनके साथियों को समझ में आ गया कि वो जो पुराना अमेरिका था ना, वो तो दफन हो गया, और अब ये नया ही अमेरिका, मेगा अमेरिका सामने आ गया है। कुछ एलाइज ने तय कर लिया कि भाई हमारा साथ यहीं तक था, अब हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। उनको ट्रंप ने गालियां बकी, उनके तो तरीका यही है, और वो ट्विटर पे फिर काफी अंट शंट लिखने लगते हैं। लेकिन अब जिसको रास्ता दिख गया वो अपने रास्ते पे आगे चला गया। फिर ट्रंप लौट कर आ गए, मतलब एक बहुत भयानक दुःस्वप्न जिंदा हो गया। और तब तक इनके एलाइज को समझ में आने लग गया था कि ट्रंप को कैसे टैकल करना है। तो जो इनके मित्र देश थे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, उन्होंने प्रत्यक्ष रिश्वत देना शुरू कर दी। किसी ने बहुत बड़ा जंबो जेट रिश्वत में दे दिया और उन्होंने ले भी लिया। तो वो जो अंग्रेजी में कहते थे, बड़े विद्वान सदियों से कह के गए कि नॉट ओनली सीजर बट सीजर्स वाइफ शुड ऑल्सो बी अबव सस्पिशन, यहां उसको सिर के बल ट्रंप ने पलट दिया। नॉट ओनली सीजर्स वाइफ बट सीजर शुड ऑल्सो गेट वेरी एक्सपेंसिव लग्जूरियस गिफ्ट्स। इस दुनिया और इसकी राजनीति का जो नैतिक पतन हुआ है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि यह समुद्र मंथन चल रहा है और अभी विष के प्याले निकल रहे हैं। अब कुछ बहुत शानदार हीरे मोती जवाहरात बाहर आएंगे और फिर अमृत बाहर आएगा, क्योंकि यह पतन का दौर है। लेकिन ऐसा हमेशा चल नहीं सकता है, साइकिल्स रहती हैं, वो साइकिल अब खत्म होने आ रही है। 5, 6, 7 साल बाद एक अलग दुनिया सामने होगी, ये आप नोट करके रखें दोस्तों। तो जितने मित्र देश थे उनको समझ में आ गया कि ट्रंप उस्ताद क्या खेल खेलते हैं। नेटो ने धीरे धीरे अपने 10 साल के कमिटमेंट दे दिए। एक तो 10 साल के कमिटमेंट में फायदा यह होता है कि उस वक्त तक ट्रंप रहेगा कहां, कुछ भी बोल दो। तो ये जो आगे आगे के कमिटमेंट देते हैं ना कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1000 साल बाद, उन कमिटमेंट्स का मतलब ये होता है कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ये सुनो और चुपचाप जाओ अपने काम पे लगो। एंड दिस इज हाउ इट इज। लेकिन एक बात जो सच है, डिफेंस, टैरिफ्स, बेसिस और पॉलिटिकल सपोर्ट, ट्रंप ने इनको आपस में जोड़ दिया है। और जो सबसे करीबी हैं, जापान, साउथ कोरिया, वो भी बहुत प्रेशर में आ गए हैं। तो एक्सेप्शनल अमेरिकन प्रोटेक्शन शुड ब्रिंग एक्सेप्शनल अमेरिकन वैल्यू, ट्रंप का बिल्कुल सीधा फंडा हो गया है। अब ये आगे कहां तक जाएगा पता नहीं। यूरोप और यूक्रेन पे चलते हैं दोस्तों। यूक्रेन युद्ध ने यह बिल्कुल साफ बता दिया कि बिना अमेरिकी मदद के यूरोप
और यूक्रेन खुद को बचा नहीं पाएंगे फ्रॉम द रशियन बेयर, क्योंकि फोर्ट्रेस यूरोप में जिस तरह रशिया ने सेंध लगाई, और वो भी इसलिए कि नाटो का एक्सपांशन हुआ। वो पहले दिन से बोल रहा था कि यूरोप और यूक्रेन और नाटो हमको स्वीकार्य नहीं रहेगा। तो अमेरिका अगर मदद नहीं करता तो यूक्रेन कब का कोलैप्स हो चुका होता, ये बात सबको पता है। लेकिन अमेरिका की मदद करने के बाद भी रूस को कहां दबा पाए हैं, और दोनों धू धू करके जल रहे हैं। हालात वाकई बहुत खराब हो गए, खासतौर पे पिछले एक महीने में एकदम से इंटेंसिफाई हो गया है युद्ध। ग्रेन एक्सपोर्ट्स हो, सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट्स हो, क्रूड के एक्सपोर्ट्स हो, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट हो, सब अफेक्ट हो गए ब्लैक सी में। मैंने पढ़ाया ये पहले सीरीज में। तो यूरोप अब मेंटली तैयार हो गया है कि भाई खराब समय आ गया है और हमें खुद ही करना है कुछ। ट्रंप यूरोप को ग्रो करने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं इतना ग्रो नहीं हो जाए कि टाटा बाय बाय करते। यूक्रेन और रूस दोनों पर पड़ने वाला दबाव दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, आज वाकई में कोई कहने की स्थिति में अब नहीं है। एशिया में इस पूरी पटकथा का परीक्षण ज्यादा गहराई से हो रहा है। देखिए, जापान और साउथ कोरिया तो 1950 से ही फॉर्मल ट्रीटी एलाइज हैं, और अमेरिका ने उनको अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखा हुआ है। और साउथ कोरिया तो इतना स्ट्रेटेजिक अब हो गया है कि पूछिए मत। लेकिन ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं, और नॉर्थ कोरिया वाला भाव नहीं दे रहा है। अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियार बना लिए होते, 2-4 ICBM डिस्प्ले कर दिए होते, तो ट्रंप उनको सैल्यूट करके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे होते। तो ये ईरान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल रही है, ये बात तो ईरानी खुद भी समझ रहे हैं। कल की खबर यह है कि ईरान ने यह घोषणा कर दी है कि अगर हम पे हवाई हमले करने के लिए कहीं से भी प्लेन उड़े, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, रिफ्यूलर्स, हम उसी एयरपोर्ट पे मिसाइल मारेंगे, फिर भले ही वो बुल्गारिया क्यों ना हो। यह पहली बार हुआ है कि ईरान ने यूरोप की तरफ मिसाइलें मारने का मन बना लिया है। अब अल्लाह ही जाने आगे क्या होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता दिख रहा है इस सब में। और ट्रंप आग में घी डाले जा रहे हैं कि मैं तो ईरान को इकोनॉमिकली क्रश कर दूंगा, 35 साल से तो लगा रखे हैं सैंक्शन, अब बचा क्या है। नॉर्थ कोरिया सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और ट्रंप बहुत ज्यादा इतिहास में खुद का नाम लिखवाऊं, नोबेल पीस प्राइज जीत लूं, इस फिराक में नॉर्थ कोरिया से दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहे हैं। साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम कर दी हैं, किम के साथ डिप्लोमेसी बढ़ा दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडो पैसिफिक पे से फोकस थोड़ा सा कमजोर हुआ। ये टर्म जो है इंडो पैसिफिक, अब ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जो क्वाड बनाते समय जो बाइडेन के समय महत्वपूर्ण थी। इसका भारत पे बहुत असर आता है। अगर ताइवान के साथ युद्ध हो गया तो फिर अमेरिका का असली परीक्षण होगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना फुल स्केल हॉट वॉर करेगा, क्योंकि उसने ये अच्छे से देख लिया है कि क्या हुआ ईरान में और क्या हुआ यूक्रेन में। तो इस तरह के युद्धों को जीतना बड़ा मुश्किल है। आइए समाप्त करते हैं आज का सेशन। क्या होने वाला है आगे? ABCDE 5 चीजें हो सकती हैं। या तो अलायंसेस और मजबूत हो जाएंगे बर्डन शेयरिंग के जरिए, या यूरोप और एशिया बहुत हद तक स्वतंत्र हो जाएंगे अमेरिका से, या अलायंसेस सिर्फ पैसे वाली कॉन्ट्रैक्ट और सौदेबाजी बन जाएंगे, या जो दुश्मन देश हैं अमेरिका और एलाइज के, वो साइबर, ड्रोन, प्रॉक्सीज और कोर्शन से और ज्यादा डिवाइड एंड रूल कर लेंगे, और या फिर दुनिया में एक बहुत ज्यादा मेसी नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसमें नए 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 गठबंधन होंगे जो लगातार फ्लेक्सिबली चेंज होते रहेंगे। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हमने इस पे पूरा डेडिकेटेड सेशन शुरू में लिया है। तो ट्रंप ये नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या नहीं, वो दरअसल ये बोलने पर आ गए हैं कि प्रोटेक्ट करने की कीमत क्या दोगे। तो ये तो हफ्ता वसूली ही हो गई, इसमें स्टेट्समैनशिप कहां है। तो यह है सारी कहानी। प्यारे साथियों, अब हम आपको ईरान लॉन्ग गेम इसके बाद बताएंगे। तो अगर आपको वो डेट, जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका 40 ट्रिलियन बॉम्ब, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपका होम लोन मॉर्गेज रेट बढ़ता है इसकी वजह से, इस सब पे एक तगड़ा लेक्चर चाहिए, करो कमेंट, मिलेगा।
साथियों, सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए ज्वाइन जरूर कीजिए। आज का सेशन आपको ग्लोबल अफेयर पे सब कुछ मिल जाएगा साइट पर। यूज कर रहे हैं ना अच्छे से? जब यूज करें तो वहां अपना रिस्पॉन्स जरूर नोट करवाएं। आप वहां पे रिएक्शन बटन है, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।